Okay, good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening. Good evening. मुझे याद दिलाइए क्योंकि it's been a week since we did the last class. तो मुझे याद दिलाइए कि सर लास्ट हमने क्या पढ़ा था. CM का फॉर्मूला लिखा दिया था आपने. Just center of mass का हमने फॉर्मूला लिखा था. We just wrote the formula. Definition. We didn't, and we discussed the definition and we wrote the formula. We didn't do any question based on that, right? नहीं सर. ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. सेंटर ऑफ मास का हमने फॉर्मूला आपसे बताया था. आई विल जस्ट रिमाइंड यू about those formulas के x center of mass, this was the formula for the x center of mass which was m1 x1 plus of m2 x2 and so on divided by total mass of the system m1 plus of m2 and so on. इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर थोड़े अच्छे मैथमेटिकल टाइप से लिखो तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, summation of mi xi where the summation of ith particle, the summation of m, I stands for ith particle. ith particle means there can be any number of particle. ठीक है, और उसका ith particle हमने consider कर लिया और xi is the coordinate of that ith particle, x coordinate of that ith particle, where I from 2 at least you need to have 2 particles, so 2 I is equal to n divided by summation of mi, I is equal to 2 I is equal to n. ये कह सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है. This is how we also write this फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास. अगर ये बात नहीं समझ में आए तो सिंपली यू नीड टू रिमेंबर दैट कि सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आपको क्या करना है, पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड यू हैव टू राइट दैट टर्म अगेन एंड अगेन टिल द होल ऑफ द पार्टिकल गेट्स कवर्ड. इसी तरह से y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो इन प्लेस ऑफ x यू विल राइट y, मतलब x विल बी रिप्लेस्ड बाय y, तो ये m1 y1, सिमिलरली m2 y2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ divided by m1 plus of m2 and so on and so forth. ठीक है, and in the same manner you can write the z coordinate of center of mass and you will replace y by z in that case. तो ये आप इस तरह से you can write the formula or you can find the value or the coordinate of center of mass. Before we start solving the problem based on this coordinate of center of mass, मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि जब भी you will have to find out the coordinate of the center of mass of the given system, तो उसमें एक बात याद रखिए कि आपको सबसे पहले आप जो उसके पार्टिकल्स के इंडिविजुअल पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट आप कंसीडर करेंगे तो यू विल कंसीडर इट विद रिस्पेक्ट टू द सम फिक्स्ड ओरिजिन. भाई अगर आप किसी का एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हो या यू आर राइटिंग द वाई कोऑर्डिनेट, तो यू विल कंसीडर ओरिजिन समवेयर, राइट, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट ओरिजिन यू विल राइट द एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल्स. एम आई करेक्ट? आप मेरी बात समझ पाए मैंने क्या बोला? यस सर. आपको देखो क्वेश्चन में दे विल नेवर मेंशन यू कि यहाँ पर आपको ओरिजिन लेना है एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज और कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. ऐसा नहीं मेंशन करेगा आपको क्वेश्चन में. क्वेश्चन में तो सिंपली आपको पार्टिकल्स दे देंगे और आपसे कहेंगे कि बताओ भाई इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है. तो जब भी आपको सेंटर ऑफ मास बताना है तो यू हैव टू डिसाइड ओरिजिन एट एनी पोजीशन एंड दिस विल जस्ट बी द मैटर ऑफ योर चॉइस. आप कहीं पर भी ओरिजिन मान सकते हैं. तो सर कहीं पर भी ओरिजिन मान लेंगे तो क्या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज नहीं आ जाएगा? नहीं आएगा. पहले मैं उसी बात को एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखो मान लो कि वी आर हैविंग 2 पार्टिकल्स. लेट अस से आई एम हैविंग अ पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम, अनदर पार्टिकल इज ऑफ मास 4 किलोग्राम एंड दीस पार्टिकल्स, बट वो पोजीशन सेम रहेगी बट वो रीजन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स चेंज. ऑफ कोर्स यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑन दिस कि भाई ओरिजिन बिल्कुल उससे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वही रहेगी, बट यस उस पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो अगर आपने ओरिजिन अलग लिया है तो आपके लिए कुछ अलग आएगा, दूसरे ने कोई और ओरिजिन लिया तो उसके लिए उस पोजीशन का कोऑर्डिनेट अलग आएगा. बट इट डजंट मींस कि सेंटर ऑफ मास कहीं और आ जाएगा. सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, किसी के भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा. ठीक है, बट यस आपने ओरिजिन कहां पर लिया उसके अकॉर्डिंग जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हैं वो अलग अलग आएंगे. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो हियर कि यहाँ पर मान लो कि मैंने 2 पार्टिकल लिया एंड लेट मी अस्यूम दिस ओरिजिन टू बी एग्जैक्टली एट 2 किलोग्राम. जहां पर ये 2 किलोग्राम वाला पार्टिकल है वहीं पर हमने ओरिजिन मान लिया. तो इफ आई एम कंसीडरिंग द ओरिजिन टू बी एग्जैक्टली एट 2 किलोग्राम और मैं इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखूं तो आई राइट दिस एज x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 plus of 4 multiplied by 10 divided by total mass which is 6. 2 plus 4 will be 6. So 40 by 6, that means it will become 20 by 3 meters.
एंड अनडाउटेडली 20/3 अगर आप करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 और 7 के बीच में लाई करेगा, मतलब कहीं यहाँ लाई करेगा, मान लेते हैं। अब मान लो in other situation some other student took this origin not here at 2 kg, rather he took the origin somewhere here at the middle of this line, let us say कि such that कि this length is 5 meter and this length is 5 meter, मतलब उसने origin अपना कहीं और ले लिया। this mass is 2 kilogram and this mass is again 4 kilogram, मतलब इसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए किसी ने origin कहीं और ले लिया, let us say कि उसने origin यहाँ ले लिया। तो अगर यहाँ origin ले लिया and he is finding the value of x coordinate of center of mass, तो what he will get as the coordinate for the center of mass, तो उसके लिए जो coordinate आएगा center of mass का वो लिखा जाएगा 2 into minus of 5. Can anybody tell me कि why I have written it as 2 into minus of 5? Why this negative sign here? वो पीछे Because this negative is, direction में yes of course, this is on the left of the origin. yes तो अगर on the right of the origin आप positive x assume कर रहे हो, तो on the left of the origin you will consider this as to be negative x, right? ठीक है, तो ये आप negative लेंगे, plus of 4 multiplied by 5 divided by what? Divided by 6. तो ये कितना आ जाएगा सर? This will become equal to 10 by 6, which you can further write 5 by 3. इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सर आंसर अलग आ गया सर, अभी तो आप कह रहे थे कि आपका जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है वो सेम रहेगा, बट यू आर गेटिंग अ डिफरेंट आंसर नाउ। तो इस बात को समझिए कि ये आंसर डिफरेंट इसलिए आ रहा है, ये इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ये आंसर डिफरेंट आ रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं और आ रहा है। ना ना, सेंटर ऑफ मास इज स्टिल देयर, जहां पर था वहीं पर है अभी भी। कैसे सर? देखो, ये है 5 मीटर और यहां से फर्दर 5/3 मीटर की दूरी पर यू आर गेटिंग योर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं 2 किलोग्राम से इस पूरे डिस्टेंस को मेजर करूं, ये पूरा डिस्टेंस लिखूं, तो आई विल बी राइटिंग दिस एज 5 प्लस ऑफ 5/3 व्हिच विल बी इक्वल टू 18, 5 15 15 plus of 5 that becomes 20/3, right? So have we got the same result? Still we are getting the same result with respect to 2 kg that we have got earlier. Agreed? Say something. yes sir. इसका मतलब you need to remember कि you can choose your origin anywhere and that will not affect the position of center of mass. But yes, my suggestion would be कि consider the origin exactly at any particular particle itself, so that the simplification will be rather easier. But हाँ, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा simplification will become easier. तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि whenever you are supposed to find out the position of center of mass, तो आप किसी एक पार्टिकल पे ही origin अपना कंसीडर कर लीजिए। समझ गए? ये सिर्फ सजेशन है, whether you accept this suggestion or you reject this suggestion, it's up to you. तो ओके, तो हम कहीं पर भी origin ले सकते हैं और इससे हमें center of mass के position पे there will be no difference. सर तो अब आपने देखो, कहा let us suggest किया start लेने solving का? question. अच्छा, किसी एक पार्टिकल पे ही ले लो, अच्छा ओके ठीक है। अच्छा, एक बात और समझिएगा कि there are few of the bodies जिसका हमें center of mass already पता होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग अ स्क्वायर प्लेट, और लेट अस स्टार्ट विद द रॉड। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और समझो कि इफ आई एम हैविंग अ रॉड एंड दिस रॉड इज ऑफ लेंथ L and the mass of this rod is uniformly distributed over the whole of the length. अब ये क्या बोल गए सर आप? मास का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब कि इन एवरी यूनिट लेंथ वी हैव द सेम वैल्यू ऑफ द मास। मतलब if first 1 meter of the rod has a mass of let's say 1 kilogram, so another 1 meter will also have the mass of 1 kilogram. मतलब you take 1 meter from anywhere on the rod, the mass of that will be equal to 1 kilogram, है ना? तो ऐसे distribution को we call it as uniform distribution. And whenever you have uniform distribution for these kind of bodies, तो ऐसी कुछ bodies हैं जिसमें अगर mass का distribution uniform हो, तो उस केस में you will get the center of mass exactly at its geometrical center. मतलब क्या? मतलब जैसे अगर ये रॉड है और इस रॉड की लेंथ L है, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। रिमेंबर, दिस इज द रिक्वायरमेंट कि मास शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो एग्जैक्टली इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा, प्रोवाइडेड मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आता वो कहीं और आता, वो मैं आगे शो करूंगा आपको।
इसी तरह से जैसे स्क्वायर प्लेट, इफ यू आर हैविंग ए स्क्वायर प्लेट और इसका इस पे भी मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। सिमिलरली वी हैव डिस्क, वी हैव रिंग, जिसका सेंटर ऑफ मास, वी हैव हॉलो स्फीयर, वी हैव सॉलिड स्फीयर, जिसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, प्रोवाइडेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा अभी अपने क्वेश्चंस में। तो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक वन, कि मान लो कि वी आर हैविंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ यस बोलो। मैं कह रहा था अगर इरेगुलर बॉडी भी है तो भी उसके सेंटर पे ही होगा। बिल्कुल नहीं होगा, वही अभी मैंने बोला कि रेगुलर बॉडी है तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर सेंटर ऑफ मास होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं तो कहता हूँ रेगुलर बॉडी में जब ये जरूरी नहीं है, प्रोवाइडेड कि रेगुलर बॉडी में तभी सिर्फ ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास हो सकता है when and only when you have the mass distribution uniform. If the mass distribution is non-uniform, तो रेगुलर बॉडी में भी ऐसा नहीं है सर। तो अगर हम एलॉय का कुछ लेंगे सर, अगर कोई चीज एलॉय की बनी है तो सर उसमें एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं होगा ना, हल्का, क्योंकि बिल्कुल अलॉय हो, कुछ भी हो, अलॉय हो कि मेटल हो, डजंट मैटर, उससे जो भी शेप बना है उस शेप में हर यूनिट लेंथ का मास सेम होगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, अदरवाइज नहीं। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, इट इज नॉट ओनली द केस ऑफ अलॉय, इट इज अ जनरल केस कि भाई अगर मान लीजिए कि इफ यू टेक अ जग और एनी शेप दैट इज नियर बाय यू, आप कोई सी भी, जैसे कोई एक बॉटल ले लें आप, तो बॉटल का शेप इज नॉट रेगुलर वन, राइट? तो उसमें तो आंख बंद करके आप कहोगे कि ज्योमेट्रिकल सेंटर विल नॉट बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉटल। बट अगर मान लीजिए कि इफ वी हैड अ बॉटल जिसमें आपका जो हर पोर्शन पे जो मास है that is not uniform or not equal, so in that case also the geometrical center will not be the center of mass of that body. Did you understand, Rishik? Yes sir. 2 kilogram, 4 kilogram, and this I am taking as 3 kilogram, and let us say it's an equilateral triangle on the vertices of which we have placed 3 particles. One is of 2 kilogram, another one is 4 kilogram, and the third one is of 3 kilogram. And the length of this equilateral triangle, let me assume this has to be equal to something, let's say 4 meter. ये भी 4 meter, ये भी 4 meter, because I have already told you this is an equilateral triangle, तो 4 meter each. अब आपसे बोला जा रहा है कि what would be its coordinate of center of mass. अब इसका कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। तो एक बात तो ऑब्वियस है सर, एक बात तो ऑब्वियस है कि दिस इज अरेंजमेंट which is in only 2 dimension or in a plane. मतलब if you'll draw a triangle, तो triangle is a planar figure, right? Means you only have 2 dimensions, either x or y or z or x. It is a planar body. Am I correct? और जो अभी मैंने प्लेन शो किया है, मतलब जिसमें मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है, दिस इज एक्स वाई प्लेन। दिस मींस दैट आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके 2 कोऑर्डिनेट होंगे। वी विल बी हैविंग वन एक्स कोऑर्डिनेट एंड अदर वन विल बी द वाई कोऑर्डिनेट। एम आई करेक्ट? यस सर। चलिए, तो इसके हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर? तो मैंने आपसे बोला कि वी विल assume our origin at some point. तो मैंने आपसे बोला था किसी एक पार्टिकल पे ही चलो origin मान लेते हैं, तो let me assume the origin somewhere here. तो this will be my x axis and this is going to be my y axis. y है, ये x है. These are the 2 axes that we have, x axis and y axis, है ना? तो अब ये x और y है, अब इसका coordinate of center of mass निकालते हैं। तो x coordinate of center of mass by 4 kilogram का coordinate would be 0 because you have taken the origin exactly at the 4 kilogram. Another particle is of mass 3 kilogram whose coordinate would be 4. So 3 into 4, you will write it as 3 into 4. And the third one, which is 2 kilogram, this is at a distance of 2 meter. Am I correct? Yes, sir. You will write it as 2 multiplied by 2 divided by what? Divided by total mass, 43729. This means that you will get it as 4 3s are 12, 4 3s are 12, and 2 2s are 4, right? So 16 by 9. Yes sir. This is the x coordinate of center of mass. Now I am interested to find out the y coordinate of center of mass. So to find the y coordinate of center of mass, you can very clearly see that the 4 kg and 3 kg has y coordinate to be 0 here.
So 4 into 0 plus of 3 into 0, because y coordinate for these two is 0, plus of 2 kilogram. The coordinate of 2 kilogram would be equal to what? So that you need to find out. And how will you calculate this? By using the Pythagoras theorem. Am I correct? Yes, Dekho, sir. this length Yes, will be, sir. of course, it will be 2 meter. This is 4 meter. You need to find out the perpendicular. Perpendicular will be hypotenuse square minus of base square. So that means 16 minus of 4. This will be equal to under root 12. 2 root 3. Which you can write it as 2 root 3, undoubtedly. Okay, so this you can write it as, what was that? 2 into 2 root 3 is the coordinate, divided by the total mass, which is 9 again. So this will be written as 4 root 3 divided by 9 meters. So these are the values of coordinate of center of mass. X coordinate of this is 16 by 9 and Y coordinate of this is 4 by root 3. 4 root 3 by 9. नोट करिए, आगे बढ़ते हैं. हो गया? Question में sir. सर हो गया सर. So I'm erasing it now. Yes, sir. Okay. Next one, you please try to solve. We have a square on the vertices of which we will be keeping few particles. And let us say this square is of side 2 meter. Obviously, it's a square, so all the side length would be same, so 2 meter each. We have placed some particle of 2 kilogram, 1 kilogram, 3 kilogram, and the last one is 4 kilogram. These are the particles. You have to just find out the position of the center of mass. Find the position of center of mass.
हो गया बच्चों? एक मिनट सर, y निकाल रहे हैं। इसी में से y निकालो। ओके डन सर। ओके, तो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सर आंसर भेजना है? नहीं, रुक जाओ। दिस इज माय कोऑर्डिनेट, आई मीन दिस इज माय ओरिजिन, आई हैव टेकन द ओरिजिन एग्जैक्टली एट 2 किलोग्राम। तो अगर मैं 2 किलोग्राम पे ओरिजिन लेके इफ आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो आई विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट एज 2 into 0 will be 0. I'm not writing it. 4 into 2 plus of 1 into its x coordinate will also be 0, because ये जो 1 किलोग्राम वाला है ये y एक्सिस पे ऊपर है, बट x कोऑर्डिनेट तो उसका अभी भी 0 है, तो it is still 0. Plus of 3 multiplied by again 2 divided by total mass 4 2 6 6 plus 4 10. So this will be equal to 8 8 6 14 14 by 10. So 7 by 5 is my x coordinate of the center of mass. Am I correct? Yes. Your answer may differ depending on the origin that you have chosen. Your answer may differ. I mean, coordinate of center of mass can be different for the people taking origin somewhere else other than 2 kg. अगर 2 kg के अलावा कहीं आपने center of mass मतलब origin लिया है तो आपका आंसर डिफर कर सकता है, but it doesn't means कि वो गलत हो जाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं है वो, है ना? Similarly, y coordinate of center of mass for 2 kilogram and 4 kilogram, you can easily see the y coordinate is 0. So we have 1 kilogram का y coordinate is 2 and the 3 kilograms has a y coordinate exactly at 2 divided by 10. So 2 plus of 6 will be equal to 8 by 10. That will be equal to 4 by 5. This is my y coordinate of center of mass. Agreed? Yes sir. Yes sir. Okay, moving on. चलिए फर्दर और बात करते हैं। सर टेस्ट में हमें गिवन होता होगा ना कौन सा ओरिजिन लेना है, कि फिर आंसर दो अलग अलग आएगा? अगर वो गिवन नहीं भी हो सकता है, तो अगर आपने सही निकाला है तो सही का आंसर, वो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में वो गिवन हो कि इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना। अगर गिवन है तब तो वही करेंगे आप, बट अगर गिवन नहीं है तो फिर आप कहीं पर भी अपना ओरिजिन सेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका आंसर सही होना चाहिए। ओके सर, ठीक है। फॉर्मेट नंबर 2, क्वेश्चन पूछे जाने का फॉर्मेट नंबर 2। फॉर्मेट नंबर 2 क्या हो सकता है? देखिए, मान लीजिए कि वी आर हैविंग दिस एल शेप्ड प्लेट एज यू कैन सी, और इस एल शेप्ड प्लेट में ये पोर्शंस, हर पोर्शन का जो मास है दैट इज एम, इसका मास भी एम, इसका मास भी एम, एंड द थर्ड पोर्शन आल्सो हैज गॉट द मास एम। और आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0,0, दिस इज L, 0, दिस इज 2L, 0, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि पहले जो लिखा जाता है वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, जो बाद में लिखा जाता है वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, और ये हो जाएगा सर 0,L, दिस विल बी इक्वल टू 0,2L। ये मान लीजिएगा आप L, 2L, दिस इज L, L, दिस पॉइंट हैज गॉट द कोऑर्डिनेट L, L, दिस विल बी 2L, L। आपको बताना है कि इसका कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ये जो एल शेप्ड प्लेट है जिसका आपको ये कोऑर्डिनेट्स, इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको बताना है फाइंड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एल शेप्ड प्लेट। इस एल शेप्ड प्लेट का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। एल शेप्ड प्लेट एज यू कैन सी इन द डायग्राम, वो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास। यस, अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो यू विल कंसीडर इट एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। इफ दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग regarding the mass density or mass, so you will consider it as uniform distribution. ओके सर। सर ये खुद कर लें एक बार या फिर आप बता रहे हो? मैं ये बता देता हूँ, दूसरा वाला ट्राई करना तुम लोग, ठीक है? मैं ये बता रहा हूँ। देखो सर, पहली बात तो ये है कि मैंने अभी आपसे एक बात बोला था कि इफ यू हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कुछ पर्टिकुलर शेप्स हैं, कुछ
सिमेट्रिक बॉडीज हैं जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो मैंने अभी आपसे बोला था कि उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल लाई एग्जैक्टली एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो यहाँ पर आप एज यू कैन सी कि यहाँ पर अगर आप हर पोर्शन को ऑब्जर्व करो तो ईच ऑफ द पोर्शन इज इटसेल्फ अ स्क्वायर। सही बोल रहा हूँ? देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स मैंने दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑब्जर्व करो तो ईच पोर्शन ऑफ इट इज इटसेल्फ अ स्क्वायर, और स्क्वायर है और इसका मास के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो हम तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम मानते हैं तो इन स्क्वायर्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इनके एग्जैक्टली सेंटर पर होगा। Yes, एम sir. आई करेक्ट? Yes, sir. तो इसका मतलब है कि बेटा कि आप इन तीनों स्क्वायर्स को यू कैन रिप्लेस बाय देयर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आप तीनों स्क्वायर को आप उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दीजिए। सेंटर ऑफ मास का यही तो काम है। सेंटर ऑफ मास का काम ही यही है कि बेटा आप पूरे सिस्टम को एक ऐसे पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हो जहां पर यू कैन अज्यूम द होल मास ऑफ द सिस्टम टू बी प्लेस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड। तो आप इन प्लेट्स को, इन स्क्वायर प्लेट्स को, जो इंडिविजुअल पोर्शन है स्क्वायर प्लेट्स, उसको आप रिप्लेस कर दीजिए उनके सेंटर ऑफ मास से। तो दिस क्वेश्चन विल नो लॉन्गर बी द क्वेश्चन ऑफ स्क्वायर प्लेट्स, रादर इट विल बिकम द क्वेश्चन ऑफ 3 पार्टिकल्स और 3 पॉइंट पार्टिकल्स, जिनके मासेस हम क्या कह सकते हैं, इसका भी मास है, इसका भी मास है, इसका भी मास है। तो मेरे लिए तो ये क्वेश्चन 3 पार्टिकल का है। समझ रहे हो आप लोग? यस अब इसका अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालता हूं तो ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला, इसका अगर आप ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इफ यू ऑब्जर्व द डिस्टेंस तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, L/2। Yes, sir. इसी तरह से इस वाले पार्टिकल का अगर आप देखो, इस वाले पार्टिकल का, डोंट यू थिंक दिस विल बी 3L/2? Yes, sir. ठीक है, एंड दिस पार्टिकल विल आल्सो हैव द एक्स कोऑर्डिनेट एज L/2। तो बस इसको लिख लीजिए और इसको लिखिए और सॉल्व कर लीजिए। तो m into L/2 प्लस ऑफ m into 3L/2, m into 3L/2, and the last one is also plus of m into L/2 divided by the total mass which is 3m। m ऊपर कॉमन ले लो तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर, 5L/2 ऊपर 3L/2 plus of 2L/2, this means this will become 5L/2, और 5L/2 divided by 3, 5L/2 divided by 3 means 5L/6। करेक्ट है भाई? यस सर यस सिमिलरली अगर आप देखें y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मुझे लिखना है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इस वाले का y कोऑर्डिनेट L/2, इस वाले का y कोऑर्डिनेट अगेन L/2, इस वाले का y कोऑर्डिनेट इस 3L/2। तो फिर से वही आंसर आएगा, mL/2 प्लस ऑफ mL/2 प्लस ऑफ m into 3L/2 divided by the total mass which is 3m, so this will become equal to 5L/6। again y coordinate and x coordinate both will be at the same position which is 5L/6। नोट करिए, मैं ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों को भी देता हूँ सॉल्व करने के। Done, sir. वेरी गुड। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन। I'm taking few of the bricks and I'm arranging them this way, और these bricks are identical bricks। identical bricks में मास आप कुछ भी मान लीजिए, m 2m जो मन करे आपका मान लीजिए, and each brick has a length of L। all the brick is of length L, बट इस bricks को अरेंज कैसे किया गया वो ऑब्जर्व करें आप। ये पहला brick, जो दूसरा वाला brick है वो पहले वाले brick पे रखा हुआ है, बट it is shifted by L/2, मतलब it has got a shift with respect to the previous one, and the shift is L/10। third brick is again shifted by L/10। we are having the fourth brick that is again shifted by L/10। मतलब each brick is shifted by L/10 with respect to the its previous one। अब इसके बाद ये जो इसके ऊपर ब्रिक रख रहा हूं मैं, ये पीछे की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, ये पीछे। फिर ये वाला जो ब्रिक है ये फिर से और पीछे कर दिया हमने, फिर वही L/10 से। And finally the last brick will be like this। so each brick is shifted by L/10 with respect to its previous one, and as you can see there would be 7 bricks। so you have to find out the x coordinate of center of mass, assuming that all the bricks are identical in the sense of mass and all the bricks has a length of L।
आइडेंटिकल ब्रिक लेंथ नहीं भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लेंथ मैंने आपको समझने के लिए बोल दिया कि द लेंथ ऑफ ऑल द ब्रिक्स इज L and each second brick is shifted by L by 10 with respect to the previous one. तो आपको बताना what would be the x coordinate of center of mass. Will you try to solve now? Yes, sir. Okay, so I'll be waiting now. You please go ahead, try to solve the problem. सर जी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ये क्वेश्चन में ये L/10 क्या है? L by 10 is the length by which the each brick is shifted with respect to its previous one. मतलब जो सबसे पहला ब्रिक है वो देख रहे होगे आप, जो सबसे नीचे रखा हुआ है। हाँ सर। उससे ऊपर वाला जो ब्रिक आपको दिखाई दे रहा है दैट इज शिफ्टेड बाय L by 10। फिर उससे ऊपर वाला ब्रिक इज शिफ्टेड बाय L by 10। तो हर बाद वाला ब्रिक अपने पहले वाले ब्रिक के रिस्पेक्ट में L by 10 शिफ्टेड है, या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ। ठीक है सर ब्रिक की लेंथ गिवन है? ब्रिक की लेंथ आप L मान लीजिए। ऑल द ब्रिक्स आर आइडेंटिकल। ओके। ऑल द ब्रिक्स आर आइडेंटिकल ऑफ लेंथ L। मास आप m मान लीजिएगा, बस मास, बट मास फाइनली कैंसिल ही होना है, तो m मान लीजिए, x मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, दैट विल फाइनली गेट कैंसिल्ड। सर विड्थ भी गिवन है ब्रिक की? नहीं भाई, सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना है, सो वी डोंट नीड द अच्छा विड्थ, हाँ ठीक है। वी जस्ट हैव टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट। हो गया या आप लोग सॉल्व कर रहे हो? Just a minute, sir. सॉल्व कर रहे हैं सर, 1 मिनट। तो शुड आई वेट? हाँ Yes, सर sir, 1 just मिनट 1 बस। minute. ओके
सर हो गया। क्या आंसर निकल के आया आपका? 22/35। आई होप इट्स करेक्ट आंसर। यस, आई गेस ऐसा ही कुछ आएगा। जिनका नहीं आया वो लोग समझे पहली बात तो ये कि ब्रिक, आप इस ब्रिक को अगर आप देखो, एंड बिकॉज आई हैवंट टोल्ड यू about anything about the mass कि whether it is uniform distribution or non uniform distribution of mass, तो ऐसे सिचुएशन में तो आपको खुद ही अज्यूम कर लेना है कि दिस इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अग्रीड भाई, सारे बोल दें। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको ये अज्यूम कर लेना है कि दिस इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, एंड वंस यू गेट द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एक सिमेट्रिक शेप है, एज यू कैन सी इट्स अ रेक्टेंगुलर ब्रिक, तो इसका मतलब है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एग्जैक्टली इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा विदाउट एनी डाउट। इसका मतलब है कि आई कैन रिप्लेस ऑल द ब्रिक्स बाय देयर सेंटर ऑफ मास, एंड दिस क्वेश्चन विल जस्ट become the question of particles. I mean 7 particles instead of 7 bricks. The question will just become the question of 7 particles. तो देखो सर, पहला ब्रिक जो ये है, इस ब्रिक का सेंटर ऑफ मास हम इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मान लें, which is obviously is at a distance of L/2 from its one end of the brick. तो दूसरे वाले का L/2 यहां से आएगा ना, L/2 यहां से आएगा, समझ रहे हो आप? क्योंकि जहां ब्रिक का जो एंड है उससे L/2 दूरी पर होगा ना सेंटर ऑफ मास। व्हाट डू यू से? सर 35/22 आ रहा है मेरा भी। ठीक है, थर्ड ब्रिक अगर आप देखें तो उसका भी L/2 पर आएगा। तो फोर्थ ब्रिक अगेन थोड़ा सा आगे आएगा तो L/2, सबका अपने एंड से L/2 है, इसका पीछे जाएगा, चलाया जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू L/2 वंस अगेन, दिस इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट वंस अगेन, तो इट विल बी L/2, एंड एवरी ब्रिक हैज इट्स सेंटर ऑफ मास एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2 फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। बट अगर बेटे मैं इसको ओरिजिन मान लूं, लेट मी कंसीडर दिस एज टू बी माय ओरिजिन, इफ आई कंसीडर दिस एज टू बी माय ओरिजिन, तो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, द ओरिजिन दैट वी हैव, इन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम बात करें, तो हम ये कह सकते हैं भैया कि वी आर हैविंग 7 पार्टिकल्स, बट ये पहला वाला पार्टिकल अगर इसका हम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो मास मल्टीप्लाइड बाय इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट विल बी L/2। से समथिंग, यस और नो? यस सर। बट अगर आप दूसरा वाला देखें, दूसरा वाला तो ये ऑलरेडी L/10 से पहले ही शिफ्टेड है, और L/2 फर्दर वहां से इसका इस एंड से फर्दर L/2 और डिस्टेंस है, मतलब ओरिजिन से जो टोटल डिस्टेंस होगा दैट वुड बी L/10 प्लस ऑफ L/2, तो L/2 प्लस ऑफ L/10, दैट इज फॉर द सेकंड ब्रिक। थर्ड ब्रिक के लिए देखिए फर्दर और L/2, और एक L/2 पहले ही, L/2 2 L/2, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू m into L/2 प्लस ऑफ 2 L/2। थर्ड ब्रिक का देखोगे इसी अकॉर्डिंग तो आपको दिखाई देगा m into L/2 प्लस ऑफ 3 L/2। फोर्थ ब्रिक, अब फोर्थ ब्रिक पीछे आया, तो इसका मतलब है m into L/2 प्लस ऑफ 2 L/2। ठीक है, फिफ्थ ब्रिक और पीछे आया, तो प्लस ऑफ m into L/2 प्लस ऑफ L/10। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हो गया, देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 प्लस ऑफ m into L/2 एक और L/10 होगा। डिवाइडेड बाई 7m। अब यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो m will obviously cancel out everywhere. In the numerator you will take the m as common and you will cancel out it by the denominator वाला m. अब अगर आप इसको ऐड करें तो L/2 you will be having 7 times L/2 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 and L/2 with this L/2, so you are having L/2 for 7 times, so 7 times of L/2 प्लस L/10 वाला पार्ट देखो, एक L/10 3 L/10 6 L/10 8 L/10 9 L/10, तो 9 L/10 divided by 7, am I correct? यस सर। यस सर। LCM ले लो तो 10 और 2 का LCM will be 10 of course, तो ये हो गया 35L प्लस ऑफ 9L divided by 70, so this will be 44L by 70, that is equal to 22L by 35. This is the center of mass. यही आ रहा था सर। Very Yes. good. बाकी लोग नोट कर लें इसको।
नोट कर लेना तो बताना, so that we can proceed with this. हो गया बच्चों? यस सर। अरे जी हाँ, सबने नोट कर लिया क्या? यस सर, कर लिया। ठीक है। नाउ द थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम इज कैविटी प्रॉब्लम। अब कैविटी प्रॉब्लम आपसे कैसे पूछा जाता है? कैविटी प्रॉब्लम, तो बिफोर वी डिस्कस द कैविटी प्रॉब्लम, आई विल बी डिस्कसिंग सम मोर इंफॉर्मेशन विथ यू। उसके बाद हम कैविटी प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो, मास डिस्ट्रीब्यूशन हमें मालूम है कि भाई मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि मास को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर गिवन बॉडी। तो हर बॉडी के पास कुछ ना कुछ मास होगा विच विल बी ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल ऑफ द बॉडी, आइदर यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट किसी भी बॉडी का मास जो होता है वो पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना? किसी में यूनिफॉर्मली होता है, किसी में नॉन यूनिफॉर्मली होता है, बट होता तो है। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, दिस मास डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ थ्री टाइप्स। एक को हम कहते हैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, इस बात को समझो। ऐसा केस जिसमें मास ऑफ द बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली अलोंग इट्स लेंथ। मतलब ऐसी बॉडी या ऐसा कोई भी कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, ठीक है, जिसका हम मास उसके सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे अज्यूम करते हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या उसका वॉल्यूम हम कंसीडर नहीं करते, तो सच अ केस इज कॉल्ड एज लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, केस ऑफ लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या सर एग्जांपल बताओ? जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टेक सम वायर, तो वायर का हम वॉल्यूम कंसीडर नहीं करते, दो इट मे हैव वॉल्यूम, बट वी डोंट कंसीडर आवर वॉल्यूम ऑफ द वायर फॉर द थ्योरेटिकल पर्पस। इन केस ऑफ फिजिक्स हम उसके सिर्फ लेंथ को कंसीडर करते हैं, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ये मानते हैं कि लेंथ के कंपैरिजन में इट इज नेग्लिजिबल, सो वी डोंट कंसीडर इट्स वॉल्यूम, राइट? सिमिलरली रॉड, तो फिजिक्स में जब भी रॉड बोला जाएगा तो रॉड का मतलब होगा कि ऐसी कोई बॉडी विच हैज गॉट ओनली लेंथ, इट डजंट हैव इट्स एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर है भी तो दैट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू दैट लेंथ। तो इसलिए हम उसमें सिर्फ ये अज्यूम करेंगे कि उसमें सिर्फ लेंथ का इफेक्ट है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है। सिमिलरली रिंग, रिंग में भी अगर आप बात करें तो रिंग का भी जो पूरा मास होता है उसके लेंथ पे होगा, है ना? उसके कहां पर होगा? तो उसके लेंथ पर होगा सिंपली, ठीक है? तो उसके लेंथ पर होगा। तो अब कहानी का मतलब क्या है? कहानी का मतलब ये है कि वी कैन हैव सच बॉडीज जिसका पूरा मास उसके लेंथ पे हो, ठीक है? और क्या क्या है मैंने बता दिया, वायर, रॉड, है ना, रिंग, ये दीज आर फ्यू ऑफ द यूनिफॉर्म बॉडीज व्हिच हैज मास डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स लेंथ। इट मे हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ। तो उस केस में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड एज लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मान लो कि ये मास है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, तो इसके किसी भी बहुत छोटे से वैल्यू को अगर मैं कंसीडर कर लूं, लेट मी कंसीडर एज डीएल। अरे मास में मैंने पॉजिटिव क्यों लिख दिया? तो ये जो मास है वो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस लेंथ पर। तो इसका अगर हम बहुत छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लें, तो हम इस यूनिट लेंथ में, इस बहुत छोटी सी लेंथ में मास अगर हम कंसीडर करें कि लेट से इस यूनिट लेंथ में जो मास है दैट मास इज डीएम, मास इज डीएम इन दिस, तो हम ये कह सकते हैं डीएम बाई डीएल इज द मास पर यूनिट लेंथ, एंड इसको हम कहते हैं लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। दिस लैम्डा इज कॉल्ड एज लीनियर मास डेंसिटी। कैसा मास डेंसिटी? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब है कि मास पर यूनिट लेंथ किसी बॉडी का कितना है। देखो, दो तरीका हो सकता है आपको मास देने का, या तो आपको लेंथ दे दिया जाए और मास दे दिया जाए डायरेक्टली, या फिर आपको इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द मास दे विल प्रोवाइड यू द लीनियर मास डेंसिटी। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि भाई ये कोई रॉड है, ये कोई रॉड है, ऐसा आप इमेजिन करें कि ये कोई रॉड है सर, और इस रॉड का लेंथ मान लीजिए 10 मीटर है, और इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द मास मैं आपको लीनियर मास डेंसिटी इसका कह दूं कि 2 kg पर मीटर है, मान लीजिए।
तो इसका पूरा मास कितना होगा, तो सिंपली हम कहेंगे कि लैम्डा को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाएगा, तो लैम्डा इंटू एल, तो 10 इंटू 2 विल बिकम इक्वल टू 20 kg. दिस विल बी द मास. डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो. यस सर. सर ये बात इन द भाई लीनियर देखो, अगर मैं आपको मास बता दूं और टोटल लेंथ बता दूं, तो मास पर यूनिट लेंथ आप लोग निकालते हैं ना, कि टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ विल बी द मास पर यूनिट लेंथ, ये आप कैलकुलेट करते हैं. बट इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द मास, मतलब मास आपको डायरेक्टली मास पर यूनिट लेंथ दे ही दिया जाए, मतलब लैम्डा इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ, ये आपको डायरेक्टली दे दिया जाए, लैम्डा की वैल्यू दे दी आपको. तो लैम्डा की वैल्यू अगर दे दी तो किसी भी लेंथ में कितना मास होगा वो कैसे फाइंड करोगे, तो आप लैम्डा को उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, विल गेट द मास. समझे? यस सर. ठीक है. वैसे ही दूसरा तो मास लेंथ से डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई कर देंगे ना. सिंपली लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे. देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना. यस सर. देखो लैम्डा इज नथिंग बट मास अपॉन लेंथ. मास अपॉन लेंथ इज कॉल्ड एज लैम्डा. समझे? द नेक्स्ट वन इज सरफेस मास डेंसिटी. अब सरफेस मास डेंसिटी का क्या मतलब होता है, तो ऐसी कोई भी बॉडी जिसका मास उसके सिर्फ सरफेस पे हो, सरफेस पे, है ना, वो ऐसी कौन सी बॉडी हो सकती है, जैसे सर कोई भी प्लेट हो, फॉर एग्जांपल स्क्वायर प्लेट, यू इफ यू हैव अ डिस्क और स्क्वायर प्लेट और ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है, तो उस केस में उसका जो मास होगा वो उसके सरफेस पे होगा, मतलब उस केस में वी कंसीडर इट सरफेस एरिया बट वी डोंट कंसीडर इट्स वॉल्यूम. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको स्क्वायर प्लेट दे दूं, पतली सी स्क्वायर प्लेट, तो हम उसका वॉल्यूम थोड़ी डिफाइन करते हैं, हम उसका एरिया डिफाइन करते हैं. एम आई करेक्ट? यस. तो उस केस में जो मास हम कंसीडर करेंगे दैट विल कंसीडर ओवर द होल सरफेस ऑफ दैट बॉडी. तो उस केस में हम सरफेस मास डेंसिटी को डिफाइन करते हैं और उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन. सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया जाता है. क्या मतलब हुआ सर, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये कोई स्क्वायर लिया और इस पे हमने मास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसके किसी भी छोटे से एरिया को अगर मैं कंसीडर कर लूं, कोई भी छोटा सा एरिया विच इज डी है, और मान लो कि इस डीए में द मास इज डीएम, तो इस केस में मैं लिख सकता हूं मास पर यूनिट एरिया, दिस विल बी कॉल्ड एज सिग्मा. इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड एज सरफेस मास डेंसिटी. कैसा मास डेंसिटी कहलाता है? सरफेस मास डेंसिटी. समझ में आई बात? प्लीज बोलो. यस सर. ऋषिक तुम्हारी आवाज नहीं आई. यस सर आ गया सर. ये उसके लिए है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला पार्ट. क्रॉस सेक्शन एरिया वाला पार्ट मतलब मतलब सर जैसे अगर हम शीट ले लें रेक्टेंगुलर, तो उसके ऊपर अगर निकालना हो. उसका पूरा सरफेस, मतलब इस बात को हाँ. मैं छोटा करके लिख रहा हूँ तो इससे कंफ्यूज मत हो. जैसे मान लो कि इसका सरफेस एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, यस सर. आई बात समझ में, और आपको कह दे इसमें इस पूरे सरफेस में 4 किलो का मास है, इस पूरे सरफेस पे 4 किलो का मास है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा की वैल्यू होगी 4/10. सर ऐसे कर मतलब सकते हैं टोटल ना कि अगर हम एल्यूमिनियम फॉइल ले लें और उसको काट दें, उसका सरफेस एरिया वैसे हो गया ना. उसका जाहिर सी बात है, बिल्कुल वैसा ही, जिसमें सिर्फ उसका हम एरिया कंसीडर करेंगे, उसका वॉल्यूम हम कंसीडर नहीं करेंगे. ओके सर. मतलब प्लेनर बॉडीज कह सकते हैं. जैसे लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन एक टर्म, अगर इसको समझो और आसान तरीके से, तो हम इसको लीनियर बॉडी कह सकते हैं. लीनियर बॉडीज जिसमें लेंथ हम कंसीडर कर रहे हो, ओनली लेंथ. सरफेस मल्टी भी हो गया. हाँ, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसको कह सकते हैं कि भाई 2 डायमेंशनल बॉडीज है हमारा, प्लेनर बॉडीज भी कह सकते हो आप. और लास्ट केस इज व्हाट, तो लास्ट केस इज वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन. लास्ट केस को हम कहते हैं, और ये आप पढ़ते हुए आए हैं, बचपन से आपने ये पढ़ा है, वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन. वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल ऑफ द वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. अब वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? ऐसी कोई भी बॉडी जिसके पूरे वॉल्यूम पे मास हो, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड सिलेंडर, है ना, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड क्यूब, उन सब में मास कहाँ होगा? उसके पूरे वॉल्यूम में होगा. तो जब पूरे वॉल्यूम में होगा मास, तो उस केस में हम वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये क्यूब है, और आपसे मैंने बोला कि भाई इस क्यूब के किसी भी वॉल्यूम में जो मास है, लेट दैट बी डीएम, डीएम डिवाइडेड बाय डीवी, डीवी, तो यही बचपन में आप पढ़ते थे रो, और रो को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी. यही आपने एक पढ़ा था. सिंपली आप इसको डेंसिटी कह देते हैं, बट डेंसिटी 3 टाइप की हो सकती है. मास डेंसिटीज ऑफ 3 टाइप, और 3 टाइप कौन कौन से होते हैं वो आज हमने सीखा है. वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी इसको कहते हैं, आपने यही पढ़ा हुआ है.
और ये जनरली हम डेंसिटी, इस तरह की डेंसिटी लिक्विड में यूज करते थे, तो लिक्विड में लेंथ नहीं होता, एरिया नहीं होती, वॉल्यूम ही होगा, तो इसलिए हम डायरेक्टली उसके वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी की बात करते थे। डिड यू गेट दिस? यस सर। यस सर। सर ठीक है, तो आपने तीन डेंसिटी का सिंबल क्या लिखा है? किसका? सर सरफेस डेंसिटी का। सिग्मा। इस साइन को भी सिग्मा कहते हैं। ये सिग्मा ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे, मैं ऐसे लिखा करता हूँ, ऐसा गोला बना के ऐसा खींच दिलाएं। ओके सर। लिख लो इसको, मास डेंसिटीज को। डन सर। ठीक है, एक मिनट सर, मैं लिख रहा हूँ। हो गया सर। ओके। अब देखो, ये सारी चीजें बताया क्यों मैंने, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि कैविटी प्रॉब्लम इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास। तो ये कैविटी प्रॉब्लम कैसा होता है, तो देखो, अब कैविटी प्रॉब्लम में आपसे क्या कहेंगे, कैविटी प्रॉब्लम मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन एग्जांपल से ही हम समझेंगे कि लेट अस से वी हैव अ डिस्क, मतलब ये डिस्क शेप्ड प्लेट है हमारे पास, और इस डिस्क में वी विल बी कटिंग आउट अ पार्ट ऑफ दिस डिस्क। लेट अस से कि ये पार्ट हमने काट के बाहर कर दिया है। ये मान लीजिए कि ये जो आपका डिस्क है, ये पूरा डिस्क है, और ये वाला जो पोर्शन है डिस्क का वो हमने काट के हटा दिया। तो जहां से हमने डिस्क काट के हटा दिया, दैट पार्ट विल बी कॉल्ड एज कैविटी। इसी को हम कैविटी कहेंगे। कैविटी का मतलब बेसिकली खोखला ना, भाई दांतों में कैविटी हो जाती है ना, इसका मतलब वहां पे खोखलापन हो जाता है, उसी को कैविटी कहते हैं। तो मतलब एक यूनिफॉर्म डिस्क थी जिसका मास डेंसिटी, लेट मी अस्यूम द मास डेंसिटी ऑफ दिस डिस्क एज सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर। इस डिस्क का रेडियस मान लीजिए कि आपसे बोला गया कि भाई इस डिस्क का जो रेडियस है वो रेडियस, लेट अस से कि द रेडियस ऑफ दिस डिस्क इज 2r, और इस कैविटी का जो रेडियस है लेट दैट बी r। ठीक है सर। अब आपसे बोला जाएगा कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस कैविटी, या आफ्टर यू मेड अ कैविटी इनसाइड द डिस्क, what would be the position of the center of mass of the remaining part of the disk? Did you understand the question? यस कि सर। after the cavity is made in a disk, what would be its center of mass? What will be its new center of mass or position of new center of mass? अब मैं आपको एक बात बहुत क्लैरिटी से बता दूं कि ये जो कैविटी टाइप प्रॉब्लम है ना, कैविटी प्रॉब्लम्स, ये 11th से लेकर 12th तक की फिजिक्स में यू विल गेट दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स 5 टाइम्स। कौन कौन से चैप्टर में मिलेगा आपको? यहाँ से ये कैविटी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू हैव गॉट दिस इन सेंटर ऑफ मास। The next you will get this same kind of cavity problem in moment of inertia when we will be discussing rotational mechanics. The third case when you will be getting the cavity problem is gravitation. Fourth, you will get the cavity problem in the first chapter of 12th syllabus, which is electrostatics. And fifth, you will get this cavity problem in the chapter of class 12, which is magnetic effect of current. So these are the 5 chapters in which you can be asked these kind of cavity problems. एक बात बहुत क्लियरली समझ लो कि whatever be the case, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, as long as it is cavity problem, the solving technique of this cavity problem will be same. मतलब सॉल्व कैसे करना है, that method is going to be same. हाँ, फॉर्मूला ऑब्वियसली अलग होगा। अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो we will be using center of mass का फॉर्मूला। if we are talking about moment of inertia, तो we will be using the formula of moment of inertia. But yes, despite of this, जो टेक्निक होगा टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, हर चैप्टर में। और वो टेक्निक क्या है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो टेक्निक ये है बेटा कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले इन विच यू आर हैविंग अ कैविटी, तो आपको करना यह है कि विदाउट कैविटीज पूरे डिस्क को आपको अज्यूम कर लेना है।
आप इस डिस्क को अज्यूम कर लें, और जो आपको कैविटी बनाई गई है उसके अंदर उसको भी आप एज अ डिस्क अज्यूम कर लें, उसको भी आप एज अ बॉडी अज्यूम कर लें। समझ रहे हो? अब सर ऐसा कैसे हो सकता है, कैविटी तो खाली था, फिर व्हाई आर यू अज्यूमिंग दिस हैज टू बी योर डिस्क? तो इस बात को समझो, ये बिना कैविटी के ये डिस्क अज्यूम कर लो, जो आपकी कंप्लीट डिस्क है जिसका रेडियस 2r है, और कैविटी को भी आप एज अ डिस्क अज्यूम कर लो। बस समझो ये कि इसकी मास डेंसिटी आपको गिवन है क्वेश्चन में सिग्मा, इसकी मास डेंसिटी कंसीडर इट एज माइनस सिग्मा। जितना आपकी डिस्क का मास डेंसिटी है, कैविटी का मास डेंसिटी आप सेम मानेंगे, बट बस क्या कर देंगे, बट जस्ट पुट अ नेगेटिव साइन विद दैट। अब क्यों ऐसा? तुम इमेजिन करो कि जितना इसका एरिया आएगा, ये जो अभी कैविटी वाला पार्ट है जिसका आपने डेंसिटी माइनस माना, इसको अगर आप इसके साथ ओवरलैप कर दें, मतलब इसको इस पे उठा के रख दीजिए, तो इसकी मास डेंसिटी माइनस है और इसका मास डेंसिटी प्लस है, तो आपको नहीं लगता प्लस माइनस मिलकर 0 हो जाएगा उतने पोर्शन का जितने पोर्शन पे आप इसको ओवरलैप कराओगे? थिंक अबाउट इट प्लीज। यस सर। एवरीवन हैज टू रिस्पॉन्ड। भाई ये अगर 4 है और ये -4 है, तो 4 - 4 मिलकर 0 हो जाएगा ना? यस सर। भाई ये 6 है, ये -4 है, तो 6 और -4 मिलकर 0 तो नहीं होगा, बट इस वाले पार्ट का 4 और इस वाले पार्ट का 4 कैंसिल होके बचेगा 2 ना। तो वही कहानी तो ये है, इसीलिए तो हमने कैविटी का जो मास डेंसिटी है वो निगेटिव ली, क्योंकि जब हम इसको ओवरलैप करेंगे, किसके साथ ओवरलैप करेंगे? इस कंप्लीट डिस्क के साथ जब हम इसको ओवरलैप करेंगे तो उतने पोर्शन का मास 0 हो जाएगा जितने पोर्शन का मास नेगेटिव है फॉर द कैविटी वाला पार्ट। तो अब बेसिकली समझिए, अब जब ये मैंने 2 डिस्क अज्यूम कर लिया, तो मेरे लिए ये दोनों डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। से समथिंग यस सर। डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है ना। अब ये आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। भाई आपसे जब भी कुछ नहीं बोला गया तो आपको तो यही मानना है कि इट इज अ यूनिफॉर्म बॉडी जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म डिस्क आप अज्यूम करेंगे और इसका मास कहाँ मान लेंगे? इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आई कैन रिप्लेस दिस होल ऑफ द डिस्क बाय इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। और इस वाले डिस्क को जिसको जो एक्चुअली में कैविटी था उसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं उसके सेंटर ऑफ मास से। तो मेरे लिए दिस क्वेश्चन becomes the question of two particle system, right? This question reduces to two particle system question, right? और इसका सेंटर और इसका सेंटर, अगर यहां से देखो ये जो ओरिजिनल डायग्राम है, इन दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन r है या नहीं? हाँ सर। क्लियर हो गया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि द क्वेश्चन becomes the question of two particle system। ठीक है, जिस एक का मास हम m1, अभी वो मास क्या होगा वो हम लिखेंगे, दूसरे का मास m2 है, एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू सेंटर्स इज r। सर व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन सेंटर? बिकॉज हमें एक बात मालूम है सर कि इसका जो डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है, तो दोनों का ज्योमेट्रिकल सेंटर पे उनके सेंटर ऑफ मास को हम अज्यूम कर सकते हैं, और दोनों का जो सेंटर है वो कितनी दूरी पर, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r एज वी कैन सी फ्रॉम द ओरिजिनल डायग्राम। तो इसलिए मेरे लिए 2 पार्टिकल सिस्टम का क्वेश्चन हो गया। आप कहीं पर भी आप ओरिजिन मान लीजिए, लेट मी कंसीडर दिस हैज टू बी द ओरिजिन। अब 2 पार्टिकल के क्वेश्चन को आप जैसे सॉल्व करते थे वैसे कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप? एक सेंटर ऑफ मास यू विल राइट दिस एज m1 multiplied by its x coordinate which is 0 plus of m2 multiplied by its x coordinate which is r divided by what? Divided by total mass which is m1 plus of m2। but the point is कि मास कितना होगा? what will be the value of these mass? मास तो आपने कह दिया, बट मास की वैल्यू क्या है? बिकॉज आपको मास गिवन नहीं है, यू नो द वैल्यू ऑफ डेंसिटी बट यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ द मास। एम आई करेक्ट? इज इट अंडरस्टूड बाय ऑल? यस सर। तो आप मास डेंसिटी से मास कैसे निकालेंगे? तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हम मास डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट बिकम्स द मास। अभी पीछे आपने फॉर्मूला लिखा है, उसको एक बार देख लो, आपको समझ आ जाएगी बात, है ना? तो अब देखिए इसका एक सेंटर ऑफ मास, भाई इस पहले वाले का मास अगर हम लिख भी दें तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विद 0 इट विल बिकम 0। अगर m1 हम किसको मान रहे हैं? इस पूरे बड़े वाले डिस्क को। क्या हो गया भाई? चुप हो गए सारे के सारे। यस सर। अगर उसका मास हम लिखेंगे भी और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज इट्स x कोऑर्डिनेट 0, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं उसको लिख ही नहीं रहा हूँ, ऊपर मैं इस वाले का मास लिखूंगा सिर्फ। तो इसका जो मास डेंसिटी है दैट इज माइनस सिग्मा इनटू इट्स एरिया। एरिया विल बी इक्वल टू पाई इनटू r स्क्वायर बिकॉज इट्स अ डिस्क इनटू x कोऑर्डिनेट इज r।
ये देखो, ये जो हुआ ये वाला टर्म ये मास हुआ, और मास को हमने फर्दर किससे मल्टीप्लाई किया, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है विच इज आर। नीचे आप क्या लिखेंगे, नीचे आप इन दोनों के मासेस लिखेंगे, तो ये बड़े वाले डिस्क का मास आप देखो नीचे लिखना पड़ेगा आपको, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू 2r का स्क्वायर। व्हाई आर यू राइटिंग 2r स्क्वायर, बिकॉज इसका जो रेडियस है दैट इज 2r, प्लस ऑफ इसकी मास डेंसिटी इज माइनस सिग्मा इनटू इट्स एरिया पाई r स्क्वायर। हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट, प्लीज रिस्पॉन्ड। क्लियर है सर। इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ सिग्मा पाई r स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4 sigma pi into r square minus of sigma into pi r square. If you'll solve this, you will get this result as, एक r फिर मैंने छोड़ दिया, you will get this result as minus of r by 3। देखो आप सॉल्व करके रिजल्ट में माइनस का क्या मतलब हो रहा है, व्हाई आर यू गेटिंग अ नेगेटिव साइन विद दिस। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट कर जाएगा आफ्टर यू रिमूव सम पोर्शन, तो ये शिफ्ट करेगा किधर, लेफ्ट साइड पे। वेरी गुड। वैसे भी एक बात याद रखिए कि सेंटर ऑफ मास हेवियर मास के पास होता है, मतलब उस बॉडी के पास होता है जिसका मास ज्यादा है। तो सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज लाई नियर द बॉडी ऑफ हेवियर मास और इट विल बी क्वाइट फार फ्रॉम द बॉडी ऑफ लाइटर मास। क्लियर। तो जिधर मास ज्यादा है तो उधर ही शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, दैट इज व्हाई सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। नोट करिए सर। सर अगर हम हॉलो स्फीयर लें तो उसके सेंटर में ही होगा सेंटर ऑफ मास। Yes. Although there is no element of that sphere, but उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होगा। नॉट ओनली हॉलो स्फीयर, रिंग में भी यही कहानी है। अगर आप रिंग कंसीडर कर लें तो रिंग के अंदर कोई मास नहीं होता, उसका मास सिर्फ उसके लेंथ पे होता है, सर्कमफ्रेंस पे होता है। स्टिल उसका भी जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके सेंटर पे ही लाई करेगा। दो देयर इज नो पार्टिकल ऑफ द रिंग एट द सेंटर, स्टिल सेंटर ऑफ मास विल लाई एट द सेंटर। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है एक मार्क का सवाल कि क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू हैव द सेंटर ऑफ मास where there is no mass of the system? Yes, of course, it is possible to have a center of mass of a system where actually there is no mass of the system. ओके सर। सर लिख लिया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइए, फिर फर्दर हम आगे की बात करते हैं। तो आई एम इरेजिंग दिस नाउ एंड आई विल बी राइटिंग वन मोर क्वेश्चन फॉर यू टू सॉल्व। तो क्वेश्चन इज दिस वे कि मान लो कि वी आर हैविंग अ स्क्वायर हियर, आई विल ड्रॉ दैट अ स्क्वायर फर्स्ट। ये मान लो कि वी आर हैविंग अ स्क्वायर प्लेट हियर, थोड़ा छोटा कर देता हूं। वी आर हैविंग अ स्क्वायर प्लेट, ठीक है, ये स्क्वायर प्लेट है और इस स्क्वायर प्लेट में आई विल बी कटिंग आउट अ कैविटी ऑफ डिस्क शेप्ड, सर्कुलर शेप्ड कैविटी हमने बना दिया है। एंड वी हैव कट आउट दिस कैविटी एग्जैक्टली फ्रॉम द सेंटर। और मान लो कि ये पूरी साइड लेंथ इज 4a, ये ऑब्वियसली इट्स अ स्क्वायर प्लेट तो साइड लेंथ वुड बी 4a, और इस कैविटी का जो रेडियस है वो a है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये रेडियस a है तो डायमीटर ऑफ दिस कैविटी वुड बी 2a। तो इसका मतलब है सेंटर से ही काट के आपने निकाला इसको। और ये जो स्क्वायर प्लेट है इट हैज अ मास डेंसिटी ऑफ सिग्मा, ठीक है, सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन वही है कि आफ्टर यू कट आउट दिस पोर्शन व्हाट वुड बी द पोजीशन और न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग स्क्वायर प्लेट। न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको बताना है। समझ गए क्वेश्चन? दोनों कोऑर्डिनेट बताना है ना? नहीं, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द एक्स कोऑर्डिनेट। ओके।
मास एम ही है। Sir, I haven't given you mass. Instead, I have given you the mass density. ओके सर। है ना? Sigma is the surface mass density of this square plate. Solve कर रहे हैं सर आप लोग? यस सर। ठीक है। सर पाई को भी मतलब सिंपलीफाई करें या फिर पाई के टर्म? नहीं, leave it in terms of pi. अच्छा, Don't simplify that pi. हो गया? चलो देखो, जिनसे नहीं हुआ प्लीज लुक एट दिस कि सर ये स्क्वायर, मैंने आपसे क्या बोला था कि आप दोनों को एज बॉडीज, इंडिविजुअल बॉडीज अज्यूम कर लें, मतलब इस स्क्वायर को आप विदाउट द कैविटी अज्यूम कर लें, और जो आपका डिस्क है, जो डिस्क आपने काट के बाहर निकाला, उस डिस्क को भी आप एज अ बॉडी कंसीडर कर लें। द ओनली डिफरेंस वुड बी ऑफ मास डेंसिटी, कि अगर आपने स्क्वायर प्लेट की मास डेंसिटी को प्लस सिग्मा लिया है, तो इस डिस्क की जो मास डेंसिटी है कंसीडर इट एज माइनस ऑफ सिग्मा, और इसका जो रेडियस है वो आपको दिख ही रहा है कि द रेडियस ऑफ दिस इज a and the side length of this square is 4a. Of course एक बात तो क्लियर है सर, because it is symmetrical body, ठीक है, और दूसरी बात इसके मास डेंसिटी के बारे में हमसे कुछ बोला नहीं गया है, तो ऑफ कोर्स बोला क्या गया है, सिग्मा इज द मास डेंसिटी व्हिच इज ऑफ कोर्स कांस्टेंट। ये वेरिएबल मास डेंसिटी नहीं है, दिस सिग्मा इज नॉट वेरिएबल मास डेंसिटी, इट्स अ कांस्टेंट मास डेंसिटी, एंड बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट मास डेंसिटी, तो सीधी सी बात है कि अगर ये कांस्टेंट मास डेंसिटी है तो क्या करोगे सर, कांस्टेंट मास डेंसिटी है तो आपको ये मान लेना है कि भाई इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस स्क्वायर प्लेट का, दैट विल लाई एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, और इस वाले का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। तो आई रिप्लेस दिस स्क्वायर बाय इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड दिस डिस्क बाय इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। इसका मास हम m1 कह लें, इसका मास m2 कह लें। तो द सेपरेशन बिटवीन दीज टू सेंटर्स इज a, व्हिच यू कैन ऑब्जर्व इट फ्रॉम हियर। इन दोनों के सेंटर के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज नथिंग बट a। करेक्ट है भाई? इसको मैं ओरिजिन कंसीडर कर लूं तो अच्छा, m1 की वैल्यू क्या होगी, इसका मास कितना होगा, तो इसका मास m1 मैं कह रहा हूं, तो m1 की वैल्यू होगी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया, एरिया विल बी 4a स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 सिग्मा a स्क्वायर। इज इट करेक्ट? और इस वाले का एरिया अगर हम लिखेंगे, मास लिखेंगे विच आई एम कॉलिंग इट एज m2, तो m2 की वैल्यू कितनी होगी, m2 की वैल्यू होगी माइनस ऑफ सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ दिस विच विल बी इक्वल टू पाई a स्क्वायर। ठीक है? यस। अब इसका एक सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए, इसका एक सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस वाले पहले वाले का पाई m1 अपॉन का 16 माइनस पाई। m1 का तो लिखने की जरूरत ही नहीं है न्यूमरेटर में, क्योंकि वो जीरो ही आना है, तो वाई टू राइट दैट, तो इसका हम नहीं लिखेंगे। इस वाले का m2 लिखेंगे तो माइनस ऑफ सिग्मा, सिग्मा इनटू पाई a स्क्वायर, ये तो इसका मास हो गया मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्स कोऑर्डिनेट व्हिच इज a। अब नीचे हम स्क्वायर का भी मास लिखेंगे, और स्क्वायर का जो मास है वो कितना है बेटा, तो स्क्वायर का मास है 16 टाइम्स ऑफ सिग्मा इनटू a स्क्वायर माइनस ऑफ व्हाट, माइनस ऑफ द मास ऑफ दिस डिस्क व्हिच इज सिग्मा इनटू पाई a स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर यहाँ, a स्क्वायर यहाँ, a स्क्वायर यहाँ कॉमन लेके काट सकते हो, पाई नहीं, पाई नहीं कटेगा, सॉरी, सिग्मा, सिग्मा एंड दिस सिग्मा विल कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा सर, इस रिजल्ट को अगर आप देखें तो ये आ जाएगा ऊपर माइनस पाई टाइम्स ऑफ ए, और नीचे आ जाएगा 16 माइनस ऑफ पाई, ये रिजल्ट आ रहा है।
Is it understood? Yes, sir. यस सर, यही आ रहा है। Very good. जो लोग नोट करें प्लीज नोट कर लें इसको। हो गया सर। ठीक है, तो ये तो थर्ड वैरायटी थी क्वेश्चंस की विच वाज बेस्ड ऑन द कैविटी, और कैविटी प्रॉब्लम्स हम इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट वैरायटी है हमारा कि इफ इंस्टेड ऑफ पार्टिकल सिस्टम, इफ जिसको हमने डिस्क्रीट सिस्टम बोला था, इन विच यू कैन काउंट द पार्टिकल्स के इंडिविजुअली, ये पार्टिकल इसका ये कोऑर्डिनेट है, वेयर यू कैन काउंट द पार्टिकल्स एंड यू कैन ऑब्जर्व इट एज इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जिसके हम उसके एक्स कोऑर्डिनेट को भी इंडिविजुअली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसको हमने कहा था डिस्क्रीट सिस्टम, और डिस्क्रीट सिस्टम के लिए हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया जिसका फॉर्मूला था m1x1 प्लस ऑफ m2 x2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वैसे ही y कोऑर्डिनेट का था एंड सो ऑन। ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किए इसके लिए, किसके लिए? डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। अब अगर हमारा मान लो इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम वी हैव कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम अगर मान लीजिए कि हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सिस्टम हो। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का क्या मतलब है? जैसे कोई भी जनरल रिजिड बॉडी जिसमें आप उसके इंडिविजुअल पार्टिकल के टर्म्स में उसको आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि बेटा एक प्लास्टिक की रॉड है, तो प्लास्टिक की रॉड ऑब्वियसली विल बी मेड ऑफ प्लास्टिक पार्टिकल्स, और उसके पार्टिकल्स, उस रॉड में कितने पार्टिकल्स हैं उसको आप डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, वहां पर दूसरा पार्टिकल है, या इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट वो है, ऐसा तो नहीं कह सकते आप, बिकॉज पार्टिकल्स इतने क्लोज हैं सच दैट दे कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। आई बात समझ में? एक बार हाँ ना बोल दो। अलग अलग तो नहीं करके ऑब्जर्व कर सकते आप, इतने क्लोज होंगे पार्टिकल्स। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो उस केस में उसको हम कॉन्टिन्यूअस सिस्टम कहते हैं, या कॉन्टिन्यूअस अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स कह सकते हो आप। तो उस केस में हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास, तो हमेशा याद रहे, पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में एक सेंटर ऑफ मास लिखने का तरीका होता है एक्स डीएम अपॉन डीएम। कैसे अप्लाई करना है आई विल टेल यू कि हाउ टू अप्लाई, बट दिस इज द सेंटर ऑफ मास, मतलब इंटीग्रेशन विल हेल्प यू इन दैट केस। y coordinate of center of mass लिखेंगे तो you will write it as y dm upon dm, it means in this case आपका ये formula will help you। और z coordinate of center of mass अगर आप लिखेंगे तो you will write it as z dm upon dm। ठीक है, तो this will be the z coordinate of center of mass। जल्दी से इसको नोट करो तो, ताकि मैं एक एग्जांपल ले सकूं। Done, sir. ठीक है, अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ। वैसे आपको अभी मैंने बताया था कि इफ यू हैव अ यूनिफॉर्म रॉड तो उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, ये हम जानते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको शो करूंगा कि हाउ यू गेट दिस रिजल्ट दैट द सेंटर ऑफ मास विल एग्जैक्टली बी एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो इसके लिए आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि वी हैव अ रॉड हुज मास इज m एंड लेंथ इज l। एक ऐसी रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, और इसका हमें सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो ये रिजिड बॉडी या कॉन्टिन्यूअस अरेंजमेंट में हम करते क्या है? इंडिविजुअली हम पार्टिकल ऑब्जर्व कर नहीं सकते, या इंडिविजुअली या डिस्टिंक्टली हम पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इस केस में हम करेंगे क्या? इस केस में मान लो कि आई विल कंसीडर द ओरिजिन समवेयर हियर, और ओरिजिन को हम कहीं पर अज्यूम करके किसी x डिस्टेंस पे हम एक इसका एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। सर कैसा एलिमेंट? इनफिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इस रॉड का इनफिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है जिसका कोऑर्डिनेट x है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन दैट आई हैव कंसीडर्ड। डिड यू अंडरस्टैंड?
सर ऐसा आपने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पर पार्टिकल्स को अलग अलग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐसा कुछ कोई एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। और एलिमेंट कहाँ पर कंसीडर करेंगे? तो किसी भी कोऑर्डिनेट पे, किसी भी एक्स कोऑर्डिनेट पे आप एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए, और उस एलिमेंट को कंसीडर करने के बाद उस एलिमेंट में जो मास होगा वो लिख लीजिए। तो मान लीजिए इसका मास डीएम है, ठीक है, ऑब्वियसली एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, तो इट विल हैव वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ मास। अब वो मास कैसे लिखेंगे आप? तो मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट। ये बात सबको समझ में आई? प्लीज एक बार बताइए। यस सर। ये Yes, sir. डीएम मैंने कैसे लिखा है, ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ये डीएम जो मैंने लिखा है, मतलब हमें मालूम है कि मास पर यूनिट लेंथ विच इज एम बाई एल, और एम बाई एल को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे जिस लेंथ का हमें मास चाहिए, तो दिस विल बिकम द मास ऑफ दैट लेंथ। तो m by l multiplied by dx will be the mass of this element। अब करना क्या है? Now you are supposed to use the formula that we have just written, कि अब आप क्या लिखेंगे? x dm, x is the x coordinate because origin के respect में ये x coordinate हमने माना है। dm की वैल्यू you will write it as m by l multiplied by dx। नीचे भी आप क्या करेंगे? dm का इंटीग्रेशन which is m by l multiplied by dx। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? तो यू विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम, यहाँ पर x कितना है? 0। मतलब if you start taking these kind of elements, so you will start it from x is equal to 0 and you will continue to take such elements till you reach to the other end of the rod which is x is equal to n। करेक्ट है भाई? लेफ्ट वाले एंड से यू विल स्टार्ट टेकिंग द एलिमेंट, और कहां तक आप एलिमेंट कंसीडर करते रहेंगे? टिल द राइट एंड ऑफ द रॉड। एम आई करेक्ट? Yes, sir. बोलो। यस सर। तो इसका मतलब it will be integrated from 0 to L, here also it will be integrated from 0 to L। now what you are supposed to do, just do the integration part। m by L is a constant quantity, बाहर कर दो x dx, कहां से कहां तक? 0 से L। नीचे आप देखिए m by L is a constant quantity, बाहर कर दो, और क्या आ गया? dx, कहां से कहां तक? 0 से L। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि भाई m by L ये वाला पोर्शन, m by L ये वाला पोर्शन विल कैंसिल आउट। तो इंटीग्रेशन करो, x dx का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाय 2, द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू L। और नीचे जो इंटीग्रेशन है dx का, दैट इज x, दैट विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू L। अब लिमिट्स पुट करिए, तो अपर लिमिट इज L L by स्क्वायर 2। बाय 2, है ना, और लोअर लिमिट पुट करिए, मतलब इसमें लोअर लिमिट पुट करिएगा तो 0। इसी तरह से नीचे आप लिमिट पुट करिए तो x पे अपर लिमिट विल बिकम L और लोअर लिमिट विल बी 0। एक L से एक L उड़ा दो, तो दिस विल बिकम L बाय 2। दिस इज योर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आ गया ना ज्योमेट्रिकल सेंटर पे? देखो, Yes, यू आर sir. गेटिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो प्लीज इसको नोट करिए। सर हम रेगुलर शेप्स के लिए भी निकाल सकते हैं इस चीज से? रेगुलर शेप्स के लिए भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट इन दैट यू विल नॉट बी एबल टू टेक द एलिमेंट एट दिस स्टेज। सर उसमें वो एरिया के हिसाब से करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया क्या?